Am I audible? Yes, I think I am. Okay. Okay, so guys, अस्सलाम वालेकुम. It's Huzaifa Sheikh. मैं भी आप लोगों की तरह ही एक most of you की तरह एक student who is going to appear for MDCAT 2024. The reconduct one is going to be held by आपका Sakhar IBA. We'll just start in 2 to 3 minutes. Once the azan is done, we'll commence this webinar, inshallah. Okay, so let's start. Bismillahirrahmanirrahim. So basically, एक मिनट मैं दोबारा से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ. Basically, I am Huzaifa Sheikh, and I've done O and A levels, and basically I'm a person who is not from FSC background, and some somehow like I have to do MDCAT. So FSC का syllabus पे MDCAT के लिए करना पड़ता है. तो obviously it's difficult to initially it's difficult to get into this and get kind of acclimatized with things, because जब भी कोई initially obviously A level वाले background से आएगा तो he is going to face a lot of difficulties in initially के obviously syllabus काफी different है and चीजें काफी मुख्तलिफ हैं. तो initially उसको काफी ज्यादा मसला होगा, but time obviously after taking help from many seniors and जो आपके बैचमेट्स होते हैं उन उनसे बात करने के बाद जो है फिर ऑब्वियसली आपको पता लगता है कि ऐसे ऐसे चीजें हो सकती हैं और ऐसे ऐसे जो है वो आपके जो मुश्किलात हैं वो आसानी की तरफ चले जाती हैं. सो आज की इस वेबिनार का मेन मोटिव यही है कि वो जो चीज़ें मुझे मेरे सीनियर्स ने समझाई और जो मेरे बैचमेट्स ने मुझे बताई हैं और कॉन्फिडेंस दिया वो मैं आप तक शेयर कर सकूं. आई नो कि टाइम अब कम रह गया है टिल दी MDCAT रिकंडक्ट विच इज ऑन 8th of December फॉर DUHS एंड फॉर आपका सिजेम्पो वाला इट्स 14th of December. तो आई नो टाइम कम रह गया है लेकिन स्टिल दोज थिंग कैन वर्क आउट, लाइक जो बिल्कुल एट दी लास्ट फ्यू डेज में करने वाली चीजें होती हैं वो मैं आप तक पहुंचा दूं. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद थिंग्स. ओके, so basically I'm an MDCAT aspirant preparing for the MDCAT 2024 reconduct. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, I've completed my O and A levels. And जैसे मैंने आपको एक वाली बात बताई कि there's a lot of difference between O and A levels and FSC. And I felt the same initially कि बहुत ज़्यादा difference है, maybe I won't be able to get things और बहुत ज़्यादा problem आएगी. Then initially slowly and gradually
I got grip onto many things, and yes, so yeah, MD-CAT दे रहा हूँ, तो obviously I have this thing to pursue a career in medicine. So let's move on. अच्छा जनाब, तो सबसे पहले तो देयर इज वन प्रॉब्लम व्हिच आई एम सीइंग इन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कि उन्हें बेसिकली पता नहीं होता कि व्हाट्स द वे ऑफ लाइक प्रिपेयरिंग फॉर एमडी-कैट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देख लेते हैं फॉर दोज मे बी नहीं, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो कि नेक्स्ट ईयर अपेयर हो रहे होंगे एमडी-कैट के लिए, तो मैं उनके लिए थोड़ी सी चीजें इसमें क्लियर कर देता हूँ, वोंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम. कि आपके पास अगेन, because ये MD-CAT reconduct है, तो no fees will be required and the fees will be like paid by the government itself. But जो नॉर्मल MD-CAT होता है उसके लिए आपको ऑब्वियसली फीस पे करनी होती है, एंड हर साल वो फीस डिफरेंट होती है, एंड इट कीप इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर. इस साल वो 8,000 थी, एंड फॉर्मेट आपके पास एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. 200 एमसीक्यूज होते हैं, उनके ब्रेकडाउन हम आगे जाके डिस्कस करेंगे वेरी क्विकली कि वो क्या होता है. एंड एट फाइनली हमें जो है वो जो डेट है, जो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर वेटिंग कि भाई अब डेट पता लगेगी, अभी डेट पता लगेगी, कब डेट पता लगेगी, वो डेट हमें पता लगेगी कि DUHS की जो रिकंडक्ट की डेट है वो 8th ऑफ दिसंबर है, एंड 14th ऑफ दिसंबर इज द डेट फॉर सिजेम्बो रिकंडक्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल दोज हु आर गोइंग टू अपीयर इन दीज टू रिकंडक्ट्स. मे अल्लाह ताला हेल्प यू ऑल. ओके, सो नेक्स्ट अप, दिस इज अ बिट ब्रेकडाउन ऑफ द क्वेश्चंस जो मैं बाद में बात की थी कि 200 क्वेश्चंस होंगे, और उन 200 क्वेश्चंस में से बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग हमारे पास 5 जो है सेक्शंस आ जाते हैं. और हमें पता है कि बिकॉज वी आर गोइंग टू परस्यू मेडिकल और मेडिसिन, तो हमारे पास बायोलॉजी जो है वो मेजॉरिटी क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं, उसके ऊपर 68 क्वेश्चंस होते हैं. एंड मुझे आप चैट में बताइएगा कि हाउ मैनी ऑफ यू फील के यही बायोलॉजी ही वो सब्जेक्ट है जो कि आपके MD-CAT के जो स्कोर है उसको कम भी कर सकता है और ज्यादा भी कर सकता है. बिकॉज ऑनेस्टली दैट्स व्हाट आई फील कि बेसिकली अगर आप बायोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से कर लें तो समहाउ यू कैन गेट गुड स्कोर इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, लेकिन बायो मसला करता है. और जो लोग पिछली मरतबा जिन लोगों ने MD-CAT नॉर्मल वाला दिया था, रिकंडक्ट से पहले वाला, they will agree to me more कि biology ही वो subject है, because again there are a lot of book lines and a lot of facts to be remembered जिसकी वजह से मसले होते हैं. तो do let me know in the chat कि is bio the subject which causes you the problem, और या फिर ये सिर्फ मेरा ही एक मेरी एक थॉट है कि बायो ही वो सब्जेक्ट है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा MCQs गलत होते हैं. ओके, तो लेट्स वेट के चैट में क्या रिस्पॉन्स आता है, उसके हिसाब से फिर हम फर्दर चीजों को ब्रेक डाउन करते हैं. ओके, यस, सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल विल अग्री कि बायोलॉजी ही वो वो सब्जेक्ट है जिसकी वजह से आपका MD-CAT का जो स्कोर है वो बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस वो कम ही होता है. बिकॉज अगेन सिंध में तो ऑब्वियसली जिन लोगों ने सिंध DUHS वाला पेपर दिया था तो एक का आया है नो. ओके, सो बेसिकली जिसका नो आया आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो फिर ऑब्वियसली उसकी बुक पे बहुत अच्छी ग्रिप होगी, एंड जिसकी बुक पे बहुत अच्छी ग्रिप होती है फिर उनके लिए बायोलॉजी बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, उनके लिए बायोलॉजी फिर काफी आसान हो जाता है. बिकॉज आपको पता है कि बुक लाइन कहाँ से आई है और कौन से चैप्टर से आई है, तो फिर आप फिर गलत नहीं मार्क कर सकते हैं MCQ. ओके, सो अच्छा, अब बायोलॉजी के जो 68 क्वेश्चंस हैं, केमिस्ट्री के 54 क्वेश्चंस हैं, एंड फिजिक्स के 54 क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश के 18 क्वेश्चंस हैं. और इंग्लिश वो पार्ट है अकॉर्डिंग टू मी जो कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स निग्लेक्ट करते हैं. अब खुशकिस्मती से ये हुआ था कि जो DUHS वाला पेपर आया था उसके अंदर जो इंग्लिश थी वो रिलेटिवली बहुत आसान वाली आ गई थी, एंड लाइक आसान वाली नहीं थी. दे आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम द क्राइटेरिया दे मेंशन्ड, तो फिर वो स्टूडेंट्स को इतना मसला नहीं हुआ था. लेकिन द थिंग इज के आपके पास अगर कोई ऐसी चीज आती है, फॉर एग्जांपल कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स आते हैं जो कि आपने कभी सुने नहीं है, एंड
बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी एक कंसर्न है कि जब आईबीए पेपर बना रहा है तो दे आर गोइंग टू पुट क्वेश्चंस इन इंग्लिश जो कि डीयूएचएस वाले पेपर से कंपैरेटिवली काफी डिफिकल्ट होंगे इन टर्म्स के। भाई वोकैबुलरी हो सकता है वो ऐसे वर्ड्स आपके पास ऐड कर दें जो कि मे बी आपने नॉर्मल अपनी लाइफ के अंदर कभी शायद हो सकता नहीं सुने हो, कभी यूज नहीं किए हो। तो यू हैव टू कीप अ क्लोज आई ऑन इंग्लिश। और इसको आपको ऐसा नहीं है कि आप एक दिन पहले इंग्लिश करने बैठ रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं इंग्लिश में मैं 18 आउट ऑफ 18 ले लूंगा। ऐसा ऑनेस्टली आप किसी भी सब्जेक्ट में नहीं कर सकते। हाँ, लॉजिकल रीजनिंग में आप ये बात कह सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेरी रिस्पेक्टफुली मुझे ये बात कहनी पड़ेगी कि लॉजिकल रीजनिंग मेरे हिसाब से जो क्वेश्चंस डीयूएचएस में आए थे वो थोड़े फिर भी सेंसफुल थे। लेकिन जो क्वेश्चंस हम लोग यूजुअली एफएलपीज वगैरह में देख रहे होते हैं वो मुझे नॉन लॉजिकल रीजनिंग थोड़ी ज्यादा लग रही होती है। बट दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जो कि इसका आप कुछ कर नहीं सकते। एंड इंग्लिश की वोकैबुलरी का भी ऑलमोस्ट सेम ही चीज है। लेकिन अगेन इफ यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ एफएलपीज तो उसके अंदर जो वोकैबुलरी आ रही होती है उसके थ्रू यू कैन गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट कि भाई ये चीज है, इसी का सिनोनिम है, उसी का एंटोनिम है। तो उससे आप जो है काफी ज्यादा अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा जी, इस मर्तबा बहुत सारे स्टूडेंट्स का अच्छा जिन जिन जो जो लोग इस लाइव को देख रहे हैं मुझे जरूर बताइएगा कि जिन जिन लोगों को जो क्वेश्चंस हैं फॉर एग्जांपल क्वेरीज होती हैं वो आप मेंशन करती जाएगा इंशाल्लाह। वो मैं क्लियर करता रहूंगा थ्रू आउट द आपका वेबिनार। अच्छा, बायोलॉजी कुछ लोग पूछते हैं कि बायोलॉजी अगर आपके हिसाब से जैसे मैंने कहा कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस जो आपके पास आपके मार्क्स को कम करता है तो उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो उसकी हम अभी आगे जाके बात करेंगे कि ओवरऑल हम जो अपना स्कोर है अगर वो हमारा फॉर एग्जांपल अभी एफएलपी सॉल्व करते हुए 170 175 आ रहा है तो उसको हम 185 190 तक कैसे लेके जा सकते हैं। एंड दैट्स द मेन मोटिव ऑफ कीपिंग दिस वेबिनार ताकि वो आप तक वो मैं बात पहुंचा सकूं जो मुझे मेरे सीनियर्स ने पहुंचाई। बिकॉज अगेन मेरे हिसाब से इल्म जो है वो फैलाने से आपका भी बढ़ता है एंड ऑब्वियसली पूरे सोसाइटी के अंदर भी। ऑब्वियसली जब आप एक चीज शेयर करोगे, नॉलेज शेयर करोगे तो इससे आपका भी फायदा है, सोसाइटी का भी ओवरऑल फायदा है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। अच्छा जी, तो सिलेबस ओवरव्यू थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इसको भी 2-3 मिनट। अच्छा, हम लोग जो डीयूएचएस वाले स्टूडेंट्स हैं वो खास तौर पे इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं और बहुत ज्यादा हमें डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है कि आपके पास जो सिलेबस है वो हमारे पास तो प्रिंटेड है लेकिन क्या वो जो पेपर बनाते हैं उनके पास भी ऑफिशियली वही वाला सिलेबस प्रिंटेड है। बिकॉज लास्ट टाइम भी जो आपका एमडी का 2024 हुआ था वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आए थे। एंड दिस टाइम बिकॉज द वीसी द वाइस चेयरमैन ऑफ आईबीए इज क्या कहते हैं सेइंग इट हिमसेल्फ के जो सिलेबस है उसको फॉलो करते ही हुए ही क्वेश्चंस आएंगे। तो फिर आई थिंक वी कैन बिलीव ऑन हिम कि इस मरतबा जो पेपर है वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा। तो बेसिकली एफएससी प्री मेडिकल करिकुलम फॉलो होता है एंड एग्जैक्टली भी पूरा एफएससी का सिलेबस फॉलो नहीं हो रहा होता है बिकॉज अगेन देयर आर मेनी टॉपिक्स जो कि एक्सक्लूडेड हैं पीएमडीसी के सिलेबस में। एंड यहाँ पर जो वर्ड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लिखा हुआ है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एंड अगर इस पर हम गौर करें तो हमें पता लग सकता है कि इट्स पॉसिबल कि जो इंग्लिश इस मरतबा आए रिकंडक्ट के अंदर वो थोड़ी सी चैलेंजिंग हो। चैलेंजिंग इन सेंस कि जो डाउ वाले पेपर में सिंपली जो इजियर इंग्लिश आई थी वो उतनी इजियर ना हो। बायो गिव्स कॉन्फिडेंस इफ यू आर गुड इफ यू हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप हम इस बात पर डिस्कस करेंगे अभी थोड़ा आगे चल के, अभी तो बस हमने इनिशियल स्टार्ट लिया है कि पेपर करते हुए आप अपने पेपर में यानी उतने पेपर करते हुए खुशी मिलती है वो खुशी अचीव कैसे हो सकती है हम उसको भी बात करेंगे। एंड देयर इज अ क्वेश्चन व्हाट डू यू थिंक आईबीए कैसे पेपर बनाएगा, डिफिकल्ट और इजी। अच्छा, ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि आईबीए के वाइस चेयरमैन ने कल ही ये स्टेटमेंट दिया, आई थिंक इट वाज यस्टरडे, कि जो चीजें हैं वो सिलेबस से आएंगी। एंड जब भी सिलेबस से चीजें आती हैं ना, बिलीव मी और नॉट, जो स्टूडेंट्स हैं वो स्ट्रगल नहीं करते। एंड जब भी आपके पास आउट ऑफ सिलेबस चीजें आएंगी तो फिर स्टूडेंट स्ट्रगल करेंगे एंड फिर आपको सुनने को मिलेगा बहुत डिफिकल्ट चीजें आई हैं, ये आई हैं। फिर आप जब घर पहुंचेंगे
तो आपको पता लगेगा ये तो सिलेबस का ही पार्ट नहीं थे। तो आई थिंक इस मरतबा का पेपर इजी आएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट बायोकेमिस्ट्री एंड फिजिक्स वाला पार्ट। इफ आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया तो, बिकॉज अगेन यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एट ऑल कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आएंगे या नहीं आएंगे, बिकॉज जब भी रिकंडक्ट हुआ है ना, I've seen that in happening in आपका क्या कहते हैं नम्स, I've seen that happening in AQU, I've seen that happening in आपका क्या कहते हैं even in CAIEs when they make the reconduct, it's much more difficult, much more complicated than the normal one. तो let's hope कि इस मरतबा जो चीजें आए भले वो difficult आ जाए लेकिन इन syllabus आए तो स्टूडेंट्स आर गोइंग टू अप्रिशिएट थिंग्स एंड हमें पता लगेगा कि भाई हमारा जो सिंध प्रोविंस है उसके अंदर ही यही उसके अंदर भी कुछ बेहतरी आ सकती है एंड एजुकेशन सिस्टम इज कैन बी लाइक मेड बेटर। अच्छा जी, तो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन दी कमेंट बॉक्स, इनको भी मैं रिप्लाई करता हूँ। पहले हम थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। सो बेसिकली प्रेपरेशन स्ट्रेटजीज हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं एंड इनमें से बहुत सारी चीजें ऑब्वियसली बिकॉज आई थिंक 7 to 8 days आर लेफ्ट इन रिकंडक्ट, सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स वुड हैव बीन आपको पता होगा ये कि वो करनी है एंड बहुत सारे लोग वो कर भी चुके होंगे। तो सबसे पहली चीज ये है कि रिव्यू द सिलेबस, ensure that you are familiar with every topic included in the syllabus, make a checklist to track your progress। अच्छा, मजे की बात ये है कि what was your score last time? अच्छा ओके सो जो मेरा स्कोर था बेसिकली आई गेव DUHS का MD का 2024, तो हाँ वो मुझे बात सही है कि यू आर पीपल आर गोइंग टू जज मी अकॉर्डिंग टू दैट, काइंड ऑफ सही भी है बिकॉज समहाउ योर स्कोर रिफ्लेक्ट्स योर क्या क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट वगैरह, बट तो हाँ मेरा स्कोर था 173 और अकॉर्डिंग टू दी की जो उन्होंने अपलोड की थी, बट व्हेन दे क्या कहते हैं आपका उन्होंने जब मार्क्स सेंड किए थे तो उसमें उन लोगों ने मार्क्स डिडक्ट कर लिए थे, वो एक डिफरेंट कहानी है। ओके सो आई वाज हमारे साथ सिलेबस के ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि सिलेबस को हम जब कवर कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें सिलेबस में मिलती नहीं है, फिर हम जब उसको टैली करते हैं फ्रॉम द बुक, अब बुक के अंदर वो चीज मेंशन होती है, अब हम सोच रहे होते हैं कि भाई हम बुक को फॉलो करें या हम जो है सिलेबस को फॉलो करें। तो मेरी आप सबको ये एडवाइस होगी और ये बहुत काइंड ऑफ ब्रदरली एडवाइस है आप सबके लिए कि आप जो है अगर फॉर एग्जांपल एक चीज बुक सिलेबस में मेंशन नहीं है और वो बुक में मेंशनड है तो वो चीज आप कर लें। एंड ये वाली चीज मैंने उसके लिए भी कही थी आपके पास जो DUHS MD का 2024 हुआ था कि आप जो भले अगर वो बुक सिलेबस के अंदर नहीं है बट बुक के अंदर है और कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है तो आप उसको कर लें और उसको छोड़ें ना, बिकॉज मुझे अच्छे तरीके से याद है डेल्टन्स लॉ और आपका क्या कहते हैं जो डेल्टन्स लॉ का एक क्वेश्चन आया था DUHS MD के 2024 में, जिन लोगों ने दिया था उनको अच्छी तरीके से याद होगा। अब डेल्टन्स लॉ जो है वो सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन अगेन द क्वेश्चन वाज गिवन फ्रॉम डेल्टन्स लॉ बिकॉज वो को रिलेटेड चीजें हैं। अब आप बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और जो आपका प्रेशर लॉ है वो कर रहे हैं और आप डेल्टन्स लॉ को छोड़ रहे हैं, तो दीज थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड, ये लिंक्ड होती हैं। अब आपने वो छोड़ दिया, अब उसी में से क्वेश्चन आ गया। मोस्ट ऑफ द पीपल वर एबल टू डू दैट क्वेश्चन बिकॉज डेल्टन्स लॉ यूजुअली टीचर्स पढ़ा देते हैं भले वो सिलेबस में नहीं भी होता। तो ऐसी चीजों पे आप कॉम्प्रोमाइज ना करें बिकॉज अगेन आपको अच्छा खासा टाइम मिला हुआ है। आई नो कि इट्स द सिलेबस को आप करने चाहें तो फिर बहुत ज्यादा चीजें हैं, लेकिन ऐसी जो चीजें चैप्टर के अंदर इंक्लूडेड है ना वो आप छोड़े ना। तो रिव्यू द सिलेबस के अंदर ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है इस तरीके की मिस्टेक्स ना करें। एंड दूसरी बात ये है कि आप जब बुक को पढ़ रहे होते हैं तो बुक को पढ़ते वक्त आपने ये करना है बिकॉज ऑब्वियसली अब लास्ट कुछ फ्यू डेज रह गए हैं उसके अंदर आपने बुक पढ़नी है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ ली होगी, तो आप हाईलाइट करें। आपको ऐसा लग रहा है ना कि भाई इसकी बुक लाइन बन सकती है, आपने हाईलाइटर लिया, हाईलाइट कर दिया। अब आपने जब हाईलाइट कर दिया तो वो थोड़ा बहुत आपके ब्रेन में भी हाईलाइट हो जाता है। फिर दूसरा ये है कि जब वो ब्रेन में भी हाईलाइट होने के बाद आप जब दोबारा कभी बुक खोलें तो आपको एक आइडिया होगा कि जो आपका क्या कहते हैं क्या कह रहा था मैं, आपको एक आइडिया होगा कि ये वाली चीज मैंने मार्क की हुई है
तो इसको मैं एक मरतबा दोबारा देख लेता हूँ, ये इंपॉर्टेंट होगा जब भी मैंने मार्क किया है। सही है। अब हम आ जाते हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, और ये टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो पेपर के दरमियान भी जरूरी है और पेपर से पहले भी प्रैक्टिस में, प्रेपरेशन में इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो वो ये होनी चाहिए कि आपके पास जो आप जो मैं करता हूँ, मैं आपको बस समझा देता हूँ कि बेसिकली 2 सब्जेक्ट्स को आप एक दिन में कर सकते हैं। यानी मैं अगर एक पर्सन, ऑब्वियसली मुझसे बहुत बेहतर बेहतर लोग होंगे एंड ज्यादातर लोग मुझसे बेहतर ही होंगे, बट आपके पास क्या कहते हैं, मैं मैक्स एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स को ही टच कर पाता हूँ, अगेन ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड मेनी अदर फैक्टर्स। तो आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स को करो, एक दिन एक सब्जेक्ट को छोड़ो और दूसरे दिन वो वाला सब्जेक्ट कर लो। यानी एक दिन आपने बायो केमिस्ट्री कर लिया तो अगले दिन आप फिजिक्स केमिस्ट्री कर लो, आप फिजिक्स बायो कर लो। तो इस तरीके से थिंग्स कैन वर्क आउट, एंड आपने इक्वली टाइम देना है दोनों सब्जेक्ट्स को। ऐसा कुछ अच्छा, मजे की बात ये होती है कि कुछ लोगों को बायोलॉजी बहुत पसंद होता है, और मुझे भी बायोलॉजी ऑब्वियसली बहुत पसंद है। दैट्स व्हाई आई वांट टू परस्यू मेडिसिन। तो वो क्या करते हैं कि बायोलॉजी ही पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। वो सही बात है कि आपको बायोलॉजी बहुत पसंद है, बायोलॉजी पढ़ो, दैट्स फाइन, लेकिन यू कांट कॉम्प्रोमाइज अदर सब्जेक्ट्स और अदर थिंग्स ऑन फॉर बायोलॉजी ही। आई नो बायोलॉजी का 68 क्वेश्चंस होते हैं इन द एंटायर एमडीकैट, बट 54 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी हैं। ओके, सो उसके बाद आ जाती है प्रैक्टिस। अच्छा, अब प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे लोग पूछते हैं कि फ्रॉम वेयर शुड वी प्रैक्टिस, व्हाट क्वेश्चन बैंक शुड वी यूज, एंड कैसे हम वो पास पेपर हमें आप बता दें जो कि जिससे ना एग्जैक्ट क्वेश्चंस आ जाएं पेपर के अंदर, या उससे मिलते जुलते पेपर आ जाएं। तो गाइस, आई डोंट थिंक सो देयर इज अ क्वेश्चन बैंक जो एग्जिस्ट करता है जो आपको एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस बता दे जो कि पेपर के अंदर आने वाले हैं। बट वंस आई वाजंट पार्ट ऑफ प्रीमेट, तो उससे पहले भी मैं क्या कहते हैं प्रीमेट की एमसीक्यू बैंक यूज करता था। एंड इस वक्त मुझे ऑनेस्टली पता भी नहीं था कि हाउ थिंग्स वर्क इन प्रीमेट, और मैंने उस वक्त उनका एमसीक्यू बैंक लिया था। एंड ऑनेस्टली वो मोमेंट जो था, उसके बाद से व्हेन आई लुक बैक टू ऑल दैट, तो मुझे पता लगता है कि व्हेन आई काइंड ऑफ स्पेंडेड मनी ऑन बाइंग दिस प्रीमेट का बंडल, क्योंकि मैंने बंडल परचेज किया था, मैंने डायरेक्ट एमसीक्यू बैंक नहीं परचेज किया था। उससे मुझे नेमोनिक्स मिले थे, मुझे नोट्स मिले थे। तो मुझे आज भी वो दिन याद है, बिकॉज इट वाज अ कंप्लीट चेंज आफ्टर दैट, और उससे मेरी बहुत ज्यादा हेल्प हुई थी। वील डिस्कस दैट के क्या और चीजें थी, लेकिन प्रैक्टिस, बिकॉज फिजिक्स आपसे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस डिमांड करती है न्यूमेरिकल्स में। आपको बात, फिजिक्स की जो न्यूमेरिकल्स हैं वो प्रैक्टिस से ही सॉल्व हो सकते हैं। आपको क्वेश्चन देख के अंदाजा होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, एंड वो ऑब्वियसली प्रैक्टिस एंड विद टाइम ही आता है। ओके, सो थोड़े से क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश को प्रिपेयर करने की मैंने बात की थी इनिशियली थोड़ी सी, कि आपने इंग्लिश में वोकेबलरी का आपने जितने पास पेपर आप कर सकते थे आपने कर लिए, सही है, वर्ड्स नोट डाउन कर लिए आपने नोट के अंदर, जितने वोकेबलरी में वर्ड्स आते हैं थ्रू आउट दी पास्ट पेपर्स आपने वो नोट डाउन कर लिए एक डायरी में। उसके अलावा आप वोकेबलरी को बहुत कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज चले मैं आपको एक ऐसा करता हूँ कि मैं एक लिस्ट बना के दे देता हूँ 500-600 वर्ड्स की, वो मैं आपको सेंड करता हूँ, मैं बोलता हूँ आप सारे वर्ड्स ना याद करना शुरू कर दें। 100 नहीं, 50-50 वर्ड दिन में याद करें, तो आप बोलेंगे भाई नहीं, पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियसली देयर आर अदर सब्जेक्ट्स टू फोकस टू। तो वोकेबलरी में यू कांट रियली डू मच अदर देन नोटिंग डाउन दोज थिंग्स जो कि आपके पास पास पेपर में पहले आ चुकी हैं। अच्छा, लेकिन देयर इज, बिकॉज ग्रामर वाला पार्ट भी होता है आपके पास इंग्लिश के अंदर, तो यू कैन डू वन थिंग कि आप लेक्चर्स देखना शुरू कर दो। देयर आर मैनी गुड लेक्चर्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब ऑफ डिफरेंट टीचर्स, आप वो देखना शुरू करें। एंड ग्रामर एंड टेंसेस की प्रैक्टिस करें, क्योंकि ग्रामर एंड टेंसेस की वीडियो देखने से आई डोंट थिंक सो बहुत ज्यादा काम चलेगा, अनटिल एंड अनलेस आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आई डोंट थिंक सो इट्स रियली गोइंग टू हेल्प। एंड लास्ट, आई थिंक अगर आप अभी फॉर एग्जाम्पल 7 to 8 days रह गए हैं, स्टिल यू कैन डू दैट, बिकॉज अगर आप इसमें
2 से 3 days भी लगा लेते हैं तो आई थिंक योर इंग्लिश कैन इम्प्रूव अ लॉट। अच्छा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या आ रहा है। Been using pre-med a lot, thank you. Pre-med gives you the essence of prep when you are solved thousand. बिल्कुल ऐसा ही है कि एक तो आई डोंट नो वो जब मैंने एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू किया ना प्री मेड है, पहले मैं इतने एमसीक्यू सॉल्व नहीं करता था। और जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें ये पता होगा इस बात का, लाइक सॉल्विंग एमसीक्यूज ऑन प्री मेड मेक्स थिंग्स अ लॉट इजियर। यानी आपको फिर यानी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। यू कैन सॉल्व देम व्हाइल सिटिंग इन एनी काइंड ऑफ पोस्चर। आप भले लेटे हुए हो, आप बैठे हुए हो, आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, आप घर से बाहर हो, आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, तो दिस कैन हेल्प अ लॉट। ओके, हाउ हैव यू कवर्ड योर रिवीजन, हाउ मेनी रिवीजंस हैव यू डन। अच्छा ये वाला क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आपने जो है ना पेपर से पहले, एमडीगेट से पहले 3-4 रिवीजन कर लेना। अब मुझे ये वाली बात समझ नहीं आती कि 3-4 रिवीजन, यानी मैं मानता हूँ अच्छी बात है आप 3-4 रिवीजन कर लो, लेकिन ऑनेस्टली द नंबर ऑफ रिवीजन डोंट मैटर, द क्वालिटी ऑफ रिवीजन मैटर्स। कि आप किस क्वालिटी के साथ उस रिवीजन को कर रहे हो। अब फॉर एग्जांपल आपने पहली मर्तबा रिवीजन किया, सही है, अब आपने बोला कि मुझे अगली मर्तबा रिवीजन करना है, मैं अभी ये चीज छोड़ देता हूँ, अगली रिवीजन में करूंगा। तो आप ऐसी चौथी मर्तबा भी रिवीजन कर रहे होंगे तो आप बोलेंगे एक चीज अगली मर्तबा 5वीं मर्तबा कर लूंगा। तो आपने ऐसा नहीं करना। आपने पहला रिवीजन ही ये सोच के करना है कि मेरा आखिरी रिवीजन है, हो सकता है कल मेरा पेपर हो जाए। तो उससे काफी ज्यादा चीजें इंप्रूव होती हैं। एंड आप कोशिश करते हो, आप काइंड ऑफ फोर्स करते हो अपने आप को कि हाँ ये चीज याद रखनी है। ओके सो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ टू प्रिपेयर फिजिक्स फोकस मोर ऑन थ्योरी और न्यूमेरिकल्स। अच्छा तो लास्ट अगर डीयूएचएस के पेपर हम उठा के देख लें तो उसके अंदर न्यूमेरिकल्स तो आई थिंक 1-2 ही थे, एंड द मोस्ट ऑफ द पार्ट वाज थ्योरी। एंड एज मेंशन्ड इन द एमडीकैट सिलेबस इटसेल्फ कि आपके पास 77% ऑफ एमडीकैट इज रिकॉल। अब 77% ऑफ 200 क्या होता है, आप अगर निकालने भी बैठ जाएं तो आई थिंक 80% आपके पास 170 हो जाता है। नहीं, 170 मार्क्स आपके सिर्फ रिकॉल से आएंगे। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर न्यूमेरिकल्स आ भी गए तो कितने आ जाएंगे, 2-3 आ जाएंगे, 3-4 आ जाएंगे, उससे ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आ सकते। बिकॉज अगेन यू हैव टू कीप द फैक्टर ऑफ टाइम इन योर माइंड, और उसको अपने दिमाग में रख के सोचना है कि कितने न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। और पिछले मरतबा जो डीयूएचएस एमडीके 2024 था उसके अंदर तो न्यूमेरिकल्स आए ही नहीं थे। सिजेम्बो में आई थिंक आए थे। और अच्छा वन थिंग आई रियली लाइक अबाउट यूएचएस इज कि उन लोगों ने जो पेपर बनाया था ना, अब बहुत सारे लोग वो वाला पेपर सॉल्व करते हैं और बोलते हैं कि यूएचएस का पेपर बहुत आसान था। सिंध वालों की बात कर रहा हूँ। तो उनका पेपर आसान नहीं था, असल में मसला ये था, अच्छी चीज ये थी कि उनका पेपर इन सिलेबस था और बहुत ही रेयरली 1-2 कुछ सवाल थे जो आउट ऑफ सिलेबस से आए थे। तो दैट वाज द थिंग व्हिच अस रियलाइज मेड अस थिंक कि भाई वो पेपर आसान है, लेकिन वो आसान पेपर नहीं था। इट वाज फ्रॉम द सिलेबस एंड इट वाज मोर क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड। तो उस बात पे तो ऑब्वियसली जो यूएचएस की टीम है उनको क्रेडिट जाता है। खैर ओके, सो एक और सवाल आया है कि आई गेव, नहीं सवाल नहीं, आई गेव यूएचएस एमडीके 2022, माय स्कोर वाज 182 माशाल्लाह, दैट्स अ वेरी वेरी गुड स्कोर। एंड आई एम अज्यूमिंग कि आप एक ए लेवल स्टूडेंट नहीं होंगी। खैर फिर देयर इज अ क्वेश्चन, ब्रो इज यंग एंड हेजिटेटिंग, ओके मे आई गिव हिम मोर कॉन्फिडेंस। बिल्कुल ऐसा ही है कि ऑब्वियसली व्हेंस वी स्टार्ट विद थिंग्स इनिशियली तो आप थोड़ा सा उतनी प्रोफेशनलिज्म के साथ काम नहीं कर पाते, बट वंस यू डू थिंग्स एंड आप उसके साथ रेगुलर हो जाते हो तो यू गेट बेटर एंड यू इम्प्रूव डे बाय डे, एंड आई ट्राई दैट टू। बाकी लेट्स मूव ऑन विद दिस क्या कहते हैं आपका वेबिनार एंड दिस क्या कहते हैं इसका आपका पीडीएफ, आगे स्टडी प्लान्स। ओके तो बेसिकली हम लोग अपनी जो डेली रूटीन है उसको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं कि बेसिकली आप मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में। अब इस पीडीएफ के अंदर या इस स्लाइड के अंदर इट्स मेंशन कि आप इन अ डे 4 सब्जेक्ट्स को मेंशन कर सकते, इन 4 सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी you can't really do more than 2 subjects in a day। यानी 2 सब्जेक्ट से ज्यादा आप एक दिन में नहीं कर सकते। एंड ये वाली बात इसके अंदर परफेक्टली मेंशन्ड है कि आपके पास जो कॉन्सेप्ट हैवी सब्जेक्ट्स हैं या जो मोर आपके पास कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं वो आप मॉर्निंग में कर लें, बिकॉज दैट्स द टाइम, इट्स प्रूवन साइंटिफिकली कि आपके पास
वो टाइम मॉर्निंग का जो होता है इट्स मोर ऑफ अ मोर प्रोडक्टिव टाइम, जिसमें आप ज़्यादा लर्न कर सकते हो और ज़्यादा चीज़ें जो है वो पिक कर सकते हो। फिर आफ्टरनून में आपने बायोलॉजी एंड इंग्लिश, यानी अकॉर्डिंग टू मी आपने एक सब्जेक्ट और आफ्टरनून में कर लिया, एंड वही चीज़ के आपने जब इवनिंग पे आए तो वही चीज़ आपने रिवाइज़ कर ली। अच्छा, ये जो वर्ड रिवाइज़ है यहाँ पर, ये बहुत लाइटली मेंशन्ड है, लेकिन इसको हमने अपने दिमाग में बहुत बोल्डली मेंशन रखना है और हाइलाइटेड तौर पे मेंशन करना है, बिकॉज़ बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में, इवन इन फिजिक्स, देयर आर अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स जो कि आप, यानी उनका एप्लीकेशन या कॉन्सेप्चुअल नहीं होते वो, दे आर जस्ट थिंग्स टू बी रिमेंबर्ड। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो आप उसको कैलकुलेट तो नहीं कर सकते, उसका कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं है, दैट्स जस्ट अ न्यूमेरिकल वैल्यू टू बी रिमेंबर्ड। तो इस तरीके की चीज़ों को फिर आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं सुबह में चैप्टर खोलता हूँ ह्यूमन स्केलेटन वाला, एंड उसके अंदर मैं पढ़ता हूँ मॉर्निंग के अंदर या इवन इन आफ्टरनून, कि बायोलॉजी जो है वो, कि हमारा जो स्कल है उसके अंदर 28 बोन्स हैं। अब यहाँ पर मुझसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं नाराज हो जाएं कि भाई हमारी बुक के अंदर तो 22 लिखा हुआ है और नम्स के अंदर तो 22 होता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू एसटीबी। अब आप श्योर के जो आपका फेडरल का सिलेबस है उसके अंदर कितनी बोन्स लिखे हैं, लेकिन हमारे यहाँ DUHS वाली बुक के एसटी के रेफरेंस से मैं बता रहा हूँ कि 28 बोन्स होती हैं। अब ये वाली चीज मैं क्या करूंगा, इवनिंग में आऊंगा रिवाइज करूंगा, बिकॉज ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब हो सकता है अगर मैं रिवाइज ना करूं और अगले दिन मैं इसको पढ़ूं, तो हो सकता है भाई मुझे 28 की जगह 27 याद आ जाए। अब वही चीज अगर पेपर में आ गई 28 27, अब वो एग्जामिनर को पता होता है कि किस क्वेश्चन में बच्चे को वो ट्रिक कर सकते हैं, बिकॉज हम अगर स्टूडेंट्स हैं वो तो हम टीचर्स हैं, तो हमसे बेहतर तो उन्हें कोई जानता है, हमें उनसे बेहतर तो कोई जानता ही नहीं है। तो वो अब 27 डाल देंगे, हो सकता है वो 22 डाल दें। अब आप बुक सही से नहीं पढ़ी होगी तो 22 को ऑप्शन कर देंगे। अब आपने नम्स दिया था, अब नम्स के अंदर 22 आता है, अब आपने अपनी बुक सही से नहीं पढ़ी एसटीबी, अब आपने 22 को मार्क कर दिया। अब पेपर हो गया, आप घर वापस आए, आपने डिस्कस किया, आपने बोला बुक में तो 28 लिखा था, हमने 22 कर दिया। अब नम्स में तो सही है। अब जो एग्जामिनर है वो तो एसटीबी के साथ चेक करेगा ना, वो अब अकॉर्डिंग टू आपका नम्स तो चेक करेगा नहीं, तो आपका आंसर फिर वो गलत कर देगा। तो दैट हैपेंस टू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, एंड दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जो कि पीएमडीसी को जिसमें फोकस करना चाहिए। एंड इन द रीसेंट मीटिंग्स दे हैव डिस्कस अबाउट दिस, कि एक क्या कहते हैं यूनिफॉर्मिटी वाली चीज लेकर आए, कि जो ओवरऑल आपके पास जो प्रोविंसेस है, सिंध खैबर पख्तूनख्वा एंड ऑल ओवर पाकिस्तान के जो प्रोविंसेस हैं, उनमें एक यूनिफॉर्म सिलेबस आए, ताकि हमें ये बात ना सोचनी पड़े कि भाई केपीके में जो है वो 36 80 भी बनते हैं, और क्या कहते हैं सिंध में वो 38 80 भी बन जाते हैं। तो ये कैसे होता है मुझे ये नहीं पता, लेकिन दीज आर फैक्ट्स। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास के इंग्लिश प्रैक्टिस सोर्स। तो इंग्लिश की प्रैक्टिस सोर्स बहुत सारे अवेलेबल है, एंड बहुत सारे, यानी ऑब्वियसली इंग्लिश की जो सोर्स ऑफ प्रैक्टिस है वो यही है कि आपके पास जो वर्कशीट्स अवेलेबल होती हैं उसके अंदर जो टेंसेस वाले क्वेश्चन होते हैं और जो एरर्स वाले क्वेश्चन होते हैं उनको आप सॉल्व कर लें ज्यादा से ज्यादा। एक मरतबा आप उनके ऊपर अच्छी ग्रिप कर लेंगे ना, तो आपको सवाल देखते ही पता लग जाएगा कि भाई ये एरर है इसके अंदर, बाकी सब सही है या इसके अंदर कोई एरर नहीं है। फिर वी हैव अ क्वेश्चन कि क्या हमें प्लांट किंगडम को सुपरफिशियल करना चाहिए। प्लांट किंगडम, अच्छा प्लांट किंगडम की मजे की बात यह है कि अगर आउट ऑफ सिलेबस, अल्लाह ना करे पेपर में सवाल आता है, तो एग्जामिनर के पास जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है ना टारगेट करने के लिए, वो बॉटनी है, ये होता है आपके पास किंगडम प्लांटी या किंगडम प्रोटेक्टिस्टा। अब दूसरी बात ये कि ये दो चैप्टर्स ऐसे हैं कि जब भी मैं इनको पढ़ता हूँ ना, मैं बोलता हूँ आई जस्ट वॉन्ट टू गेट डन विद दिस, बिकॉज ऐसे उसके अंदर ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को ये चैप्टर्स अच्छे भी लगते होंगे, लेकिन ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा ड्राई हैं, इसको कहते हैं ना कि पढ़ के मजा नहीं आता। अब आई डोंट नो कि इट्स जस्ट विथ मी या फिर ये सबके साथ होता है। डू लेट मी नो कि आप लोगों को किंगडम प्लांटी कैसा लगता है। एंड किंगडम एनिमेलिया की तो बात ही और है, वो तो फिर हम सबका फेवरेट चैप्टर है। अच्छा खैर, तो लेट्स मूव ऑन विद दिस स्लाइड, और हम बात करते हैं इसकी, कि जैसे हमने बात की कि रिवाइज करना कॉन्सेप्ट को बहुत जरूरी है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि
follow standard textbooks such as metric and enter boards for FSC. एंड इस बात पे मैं काफी एम्फेसाइज कर चुका हूँ अभी भी कि आपके पास टेक्स्ट बुक मैटर करती है। आपकी दुनिया के कोई भी क्वेश्चन हो ना, उसके अंदर लिखा हुआ हो कि स्कल में 22 बोन्स होती हैं, आपने फॉलो अपनी एसटीबी को करना है। कहीं भी लिखा हो कि भाई 32 38 एटीपी बनते हैं यूकैरियोट्स में, आपने फॉलो वही करना है जो आपके एसटीबी में मेंशन्ड है, कुछ भी हो जाए। फिर आपके पास एमडीगेट गाइड बुक्स आ जाती हैं। एंड ऑनेस्टली मुझे जो प्री मेड के नोट्स हैं, लाइक ऑब्वियसली ग्रुप पर शेयर होते रहते हैं, मेरे पास खुद भी हैं, तो वो जो चैप्टर वाइज नोट्स है ना, ऑनेस्टली दे आर वेरी हेल्पफुल, बिकॉज वो जो लाइंस लिखी हुई है ना, उसको आप जब गो थ्रू करते हो, थिंग्स गेट अ लॉट सिंप्लीफाइड। अब वही चीज अगर आप डायरेक्टली मे बी किसी और जगह से पढ़ो, तो एमडीगेट गाइड बुक्स बहुत सारी अवेलेबल है मार्केट, प्री एड के अलावा भी अवेलेबल है, बट जो मुझे बेहतर लगती है वो चीज दैट्स प्रीमेड के नोट्स। फिर ऑनलाइन रिसोर्सेज, जैसे हमने बात की कि भाई पास पेपर सॉल्व करने के लिए प्रीमेड की वेबसाइट इज वन ऑफ द बेस्ट। एंड मैंने अपना खुद स्टार्ट प्रीमेड से लिया था सॉल्विंग एमसीक्यू का, और फिर मुझ में वो इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो आई हैव टू गिव क्रेडिट टू प्रीमेड फॉर दिस। फिर हम आगे चलते हैं, प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट। ये चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मुझे एक सवाल पूछा था किसी ने कि मुझसे क्या होता है कि पेपर के अंदर अगर एक क्वेश्चन होता है सीधा सीधा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द बैक्टीरिया। अब ये वाला क्वेश्चन तो सीधा सीधा है। अब एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पार्ट ऑफ द बैक्टीरिया। अब आपने अगर नॉट नहीं पढ़ा ना, तो पूरा सवाल गया। तो प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें प्रैक्टिस क्या चीज में, कि आप जब पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आप अंडरलाइन कर लो इस तरीके के वर्ड्स को, जो कमांड वर्ड्स होते हैं ना, उनको आप अंडरलाइन कर लो, ताकि अगर आप आंसर सॉल्व भी कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व भी कर रहे हो, तो आपके दिमाग से वो बात स्लिप ना हो कि आपने नॉट पर फोकस करना है, और आप ऐसा ना पॉजिटिव वाले आंसर को चूज कर लो रादर देन चूजिंग द नेगेटिव आंसर। फिर रेगुलर एवेल्युएशन ऑफ द परफॉर्मेंस, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप रेगुलरली अपने आप को चेक करो कि आपने जो परसों चीज याद की थी वो अभी तक आपको याद है। अगर आपको याद नहीं है तो कोई अनहोनी नहीं हो गई। इट्स वेरी ह्यूमनली नेचर में ही ये वाली बात होती है कि आप बहुत सारी चीजें भूल सकते हो, तो आप उस चीज को दोबारा देख लो। लेकिन वो बात आपको पता कैसे लगेगी कि आप भूल गए, जब आप अपने आप को इवेल्युएट करोगे, जब अपने आप को चेक करोगे और आप कंफर्म करोगे चीजें कि आपको वाकई में वो चीज नहीं याद आ रही। ओके, देयर इज अ क्वेश्चन, लास्ट 7 डेज की लिए कुछ टिप्स दे दें, मैं ओनली रिवीजन कर रही, या फिर चैप्टर एमसीक्यूज भी साथ साथ। अच्छा जी, तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आपने कोई नए एमसीक्यू नहीं सॉल्व करने। आपने जो पहले एमसीक्यू सॉल्व किए हुए थे, अब आपने हो सकता है कि उन एमसीक्यूज को कहीं पे क्या कहते हैं मेंशन या नोट किया हो, या कहीं पे आपने उनको सेव किया हो, तो आप उनको गो थ्रू कर लें कि आपने पहले कौन सी मिस्टेक्स की थी। आप उन मिस्टेक्स को जो है ना सॉल्व कर, उन मिस्टेक्स के ऊपर थोड़ा सा टाइम अपना लगाएं, एंड एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएं कि आप वो मिस्टेक्स दोबारा ना करें। एंड रिवीजन तो ऑनेस्टली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर टेक्स्ट बुक। इसमें तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपके टेक्स्ट बुक के ही सवाल आएंगे, टेक्स्ट बुक से ही सवाल आएंगे और आउट ऑफ सिलेबस ना आए, और अगेन वो बुक लाइंस आ जाएंगी। तो योर टेक्स्ट बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड स्पेशली मैं फिजिक्स की इतनी बात नहीं करता टेक्स्ट बुक के लिए, बिकॉज अगेन फिजिक्स इज मोर ऑफ अ कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट, और उसके अंदर क्या कहते हैं बुक लाइंस कम ही आती हैं। वेरी फ्यू बुक लाइंस आती हैं फ्रॉम द चैप्टर, आई थिंक आपका कौन सा चैप्टर है, वो न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसके अंदर वो डिके जो आपका टाइम पीरियड है वो हाफ लाइफ पूछ लेता है। उसके अलावा बहुत कम देयर आर क्वेश्चंस इन फिजिक्स जो आपका न्यूमेरिकल ऐसी वैल्यू हो जो आपको याद रखनी हो। अच्छा, पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मेंशन्ड है स्लाइड के अंदर, वो ये है कि आपको अपनी फोकस करना है उन वीक एरियाज के ऊपर। अब मसला ये है कि आप फोकस करेंगे कैसे वीक एरियाज के ऊपर, जब आप योरसेल्फ आप पता ही नहीं लगा पा रहे कि आपका वीक एरिया है कौन सा। आपको पता कैसे लगेगा आपका वीक एरिया कौन सा है? बाय सॉल्विंग मॉक्स। यानी आप वही दोबारा पीछे वाली बात को पहले फॉलो करेंगे, प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट
तो ही आपको नेक्स्ट वाली बात समझ में आ जाएगी कि आपकी वीक एरियाज हैं कौन से। एंड वंस यू आर एबल टू फोकस ऑन वीक एरियाज एंड मेक दोज वीक एरियाज योर स्ट्रेंथ, तो फिर आपको मसला नहीं होगा। एंड जो लोग कहते हैं कि भाई बहुत ज्यादा रट्टा है और एसटीबी में बहुत ज्यादा रटाफिकेशन है, तो इट्स ट्रू। और ये सिर्फ चीज यहीं पे नहीं रुक जाएगी। इन आपके पास मेडिसिन, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू बी रिमेंबर्ड। वहां पर भी आपको सेम यही बात सुनने को मिलेगी कि देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बी रिमेंबर्ड। अच्छा होता मैं मेडिसिन नहीं लेता। तो इट्स नॉट जस्ट स्टॉपिंग हियर। हाउ टू कवर लास्ट वीक, टाइम, रिवीजन कितने दिन दें, उसके बाद प्रैक्टिस करें या फुल लेंथ पेपर। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि अब आपके पास जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन है वो करने का टाइम एंड हो चुका है। एंड यू शुड फोकस ऑन फुल लेंथ पेपर्स, और उनकी आप प्रैक्टिस कर सकें कि आपके पास जो 3.5 घंटे का टाइम है, कुछ लोगों को ये बहुत ज्यादा लगता है, कुछ लोगों को ये बहुत कम लगता है, और कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ 3.5 घंटे का टाइम सही है, लेकिन थोड़ा सा और मिल जाए। तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आपका जो पेपर है वो कितने टाइम में खत्म हो जाता है, ताकि आप अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर कर सकें। और आई एम गोइंग टू रिकमेंड यू टू सॉल्व फुल लेंथ पेपर्स रादर देन आपका चैप्टर वाइज। अच्छा जनाब, फिर एक और प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी में जो आप चीज अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, वो है निमोनिक्स। एंड निमोनिक्स आर लाइफ सेवर्स, ऑनेस्टली लाइफ सेवर्स हैं। बायोलॉजी में स्पेशली जो निमोनिक्स हैं वो लाइफ सेवर हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक निमोनिक बताता हूँ। हमारी एक बहुत मशहूर क्रैप साइकिल है, पार्ट ऑफ बायो एनर्जेटिक्स। उसके अंदर एक बहुत मशहूर सा निमोनिक है कि आर सिटी इज कैप सेफ फ्रॉम, अच्छा सेफ एंड सिक्योर फ्रॉम मेलाइस। सो बेसिकली उसके अंदर जो ओ है आपका, वो ऑक्सैलो एसीटेट है। एंड सिटी में आपके पास सिट्रेट आ जाता है, फिर आइसोसिट्रेट, एंड देन सिटी सेफ, सक्सिनाइल कोएंजाइम है, नहीं फिर अल्फा कीटा ग्लूटरेट, यानी फिर और वो पूरी सीक्वेंस चलती है इसी निमोनिक्स के हिसाब से। सो प्रीमेड के जो निमोनिक्स हैं दे आर वेरी गुड। दूसरे भी निमोनिक्स अवेलेबल हैं बहुत सारी जगहों पे। एंड अगर आप अपनी तरफ से निमोनिक्स बना सको उससे तो बेहतर कोई बात ही नहीं है, बिकॉज आप जिस चीज से मोर रिलेट कर सकते हो उसके हिसाब से आप निमोनिक्स बनाओगे तो दैट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। एंड बायोलॉजी में एंड इवन इन केमिस्ट्री इन सम चैप्टर्स यू नीड निमोनिक्स, उसके बगैर यू आर गोइंग टू स्ट्रगल रिमेम्बरिंग थिंग। फिर विजुअल लर्निंग। अच्छा इसमें एक मजे की बात यह है कि हमारे पास एक चैप्टर है बायोलॉजी का, मसल वाला। अब आई वाज इन ए लेवल्स एंड मैं ये वाला चैप्टर पढ़ रहा था। अब मुझे ये चैप्टर पढ़ने की समझ में ही नहीं आ रहा। उस दौरान हुआ ये था कि मेरी तबीयत खराब थी और 1-2 दिन ना मैंने ऑफ किया था, और मैं नहीं ले पाया था क्लास। अब मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ कि भाई कैसे समझूं, ये करूँ वो करूँ। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अब मैंने उस वक्त रैंडमली वीडियो ओपन की एक मसल कॉन्ट्रैक्शन वाली। इतनी अच्छी एनिमेटेड वीडियो थी वो मसल कॉन्ट्रैक्शन की कि इट गॉट मी लाइक कवर ऑल लॉट ऑफ थिंग्स इन जस्ट फ्यू आई थिंक मिनट्स, 5 मिनट्स मुझे लगे, और उससे मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आ गई। हाँ 100% कॉन्क्रीट सीमेंटेड कॉन्सेप्ट नहीं हुए, लेकिन जो आपका क्या कहते हैं, जो इनिशियल कॉन्सेप्ट को कैच करने के अंदर प्रॉब्लम हो रही थी वो उस वीडियो से मेरी सॉल्व हो गई। तो इट्स एन एडवाइस फॉर ऑल ऑफ यू टू कि आप जिन चीजों पे स्ट्रगल करो तो ट्राई करो कि आप उसको विजुअल लर्निंग से सॉल्व कर सको। फिर रेगुलर रिव्यू, और ये जो मैंने वर्ड्स रिव्यू लिखे हैं ये इस स्लाइड के ऊपर इस तरीके से ऐसे ही नहीं लिखे हैं, बिकॉज रिविजन के बगैर MD CAT इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू बी रिमेम्बर्ड। बहुत सारी वैल्यूज हैं, बहुत सारे नाम हैं। एंड मुझे आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का फेवरेट चैप्टर कौन सा है, अगर हम स्पेशली बायोलॉजी की बात करें। लेट्स सी के वो ऐसा कौन सा चैप्टर है जो कि आप लोगों को बहुत पसंद है। एक ये कि कौन सा चैप्टर आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है, और दूसरा ये कि कौन सा चैप्टर आपको बिल्कुल पसंद नहीं है और आपको लगता है कि भाई सिलेबस में नहीं होना चाहिए ये दोनों चीजें मुझे आप बताइएगा। फिर हम जो है नेक्स्ट चीज को डिस्कस करते हैं। लेट्स सी के आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स है। जहां तक मुझे लग रहा है वो चैप्टर किंगडम्स में से ही होना चाहिए। ओके, लेट्स सी वो कौन सा खुश नसीब चैप्टर है जो आप लोगों को पसंद नहीं है।
ओके, जब तक आप लोग रिप्लाई देते हैं हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फिर आप लोगों की जो फेवरेट सब्जेक्ट्स, जो फेवरेट चैप्टर्स हैं उसके ऊपर बात कर लेंगे। अच्छा जी, हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि हमें फोकस करना चाहिए वीक एरियाज को, और हम उसको फोकस कैसे करेंगे वंस वी गेट डन विद मॉक्स एंड टेस्ट। उसके बाद हम लोगों को पता लगता है कि हमारी वीकनेस क्या है, तो हम उस वीकनेस को हम अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगे बाय गिविंग इट एक्स्ट्रा टाइम एंड उसके ऊपर ज्यादा मेहनत करके हम उसको बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, ये जो टाइमिंग्स मेंशन्ड है यहाँ पे कि आपने इस इतने इतने टाइम में जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करना है। तो इससे पहले मैं इस बात पे एम्फसाइज करना चाहूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में वाली बात नहीं होती कि जब आप एक टेस्ट देने जाते हैं या आप एक एग्जाम देने जाते हैं तो उससे पहले आपके पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दैट पेपर। आप वहां पर जाकर ये सोचने नहीं बैठोगे कि मुझे इस तरीके से पेपर सॉल्व करना है, बिकॉज वहां पर जाके देयर आर मेनी अदर थिंग्स टू बी फोकस्ड ऑन, और बहुत सारी चीजें होती हैं। अब फॉर एग्जांपल, एक अगर मैं फॉर एग्जांपल एक कैप्टन हूँ क्रिकेट टीम का, तो जब मैं क्रिकेट टीम का एक कैप्टन हूँ तो जब मैं ग्राउंड में जाऊंगा तो मेरे पास एक माइंड में एक आइडिया होना चाहिए ना कि मैंने किस बॉलर को पहले देना है, कौन जो है वो इनिंग्स की स्टार्ट करेगा। तो इसी तरीके से आपके पास भी एक माइंड मैप होना चाहिए, आपके पास भी एक आइडिया होना चाहिए कि मैंने किस तरीके से जो है वो स्टार्ट करना है। और एमडी कैट को अगर आप ऐसे गेम देखें ना, तो ये गेम कैसे आपने स्टार्ट करनी है, आपने स्पिनर से स्टार्ट करना है या आपने फास्ट बॉलर से स्टार्ट करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको उस चीज से स्टार्ट करना चाहिए जो आपकी स्ट्रेंथ हो। जो ऊपर बात की थी, मेरे ख्याल में एक कमेंट में आया था कि हबीबा उस्तो ने लिखा था कि बायो गिव्स कॉन्फिडेंस। तो इफ यू थिंक कि अगर आपको बायो बहुत स्ट्रांग है और आप बायो में बहुत अच्छे हो, तो आपको बायो से स्टार्ट करना चाहिए ताकि वो आपको कॉन्फिडेंस मिल सके और आपको वो किक मिल सके कि आप पूरा पेपर जो है वो आसानी से और खुशी से सॉल्व कर लो। तो मेरी आप लोगों को सबको एडवाइस ये भी है कि आप लोग इस बात को भी दिमाग में रखेंगे, हाउ आर यू गोइंग टू स्टार्ट सॉल्विंग पेपर। क्या आप फिजिक्स से स्टार्ट करना चाहते हो? क्या आप पेपर को देख के डिसाइड करोगे कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट और टफ भी होता है कि आप पेपर को देख के डिसाइड करो कि आपने कहाँ से स्टार्ट करना है। बट दिस इज ऑल्सो ए स्ट्रेटेजी। फिर आपके पास आ जाता है कि आपने जो डिफरेंट सेक्शंस आपके पास अवेलेबल है, जैसे बायो का अलग सेक्शन है, फिर केमिस्ट्री का अलग सेक्शन है, फिजिक्स का अलग सेक्शन है। तो आपने किस टाइमली किस टाइम के हिसाब से इन सब चीजों को डिवाइड करना है। क्या आपने बायोलॉजी को अगर उसके 68 क्वेश्चंस हैं, तो आपने क्या इनको 68 मिनट में सॉल्व करना है, या आप कोशिश करोगे कि भाई 1 घंटे में बायो में पूरा सॉल्व कर दूं तो बाकी मेरे पास बचे 2.5 घंटे, अब 2.5 घंटे में फिर मैं बाकी चीजें सॉल्व कर लूं। या फिर आपको लगता है कि बायोलॉजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, 68 क्वेश्चन है तो मुझे 78 मिनट्स लगाने चाहिए उसके अंदर। तो दैट्स अप टू यू। एट दी एंड आपको टेस्ट जो है वो आपको 3.5 घंटे में कंप्लीट कर लेना है, और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप 15-20 मिनट पहले ही टेस्ट सॉल्व कर लो। एंड एक बहुत अच्छी बात मुझे पता लगी थी कि मेरा एक दोस्त था, बल्कि मेरा एक दोस्त तो नहीं, कह सकते हैं बैचमेट है। उससे हमें बात पता लगी कि जब वो क्वेश्चन सॉल्व करे ना, वो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करती है, वो क्या करती है कि जो क्वेश्चन है कि वो रीजन क्या थी कि वो ऑप्शन पिक किया, वो रीजन क्वेश्चन के सामने लिखेगी कि भाई ये रीजन थी, इसकी वजह से मैंने जो है ये आंसर टिक किया है। अब उससे ये होगा कि जब आपके पास टाइम होगा ना कि वापस आके आप सारे एमसीक्यू चेक कर रहे हो, तो आपको पता लगेगा ये वाली रीजन थी, हाँ अरे ये वाली रीजन तो सही है, जब भी मैंने मार्क किया है। फिर जब आप वापस आ रहे हो आपको लगेगा भाई ये वाली रीजन बहुत वेग है और ये वाली रीजन बहुत वीक है, तो आप उस रीजन के ऊपर सोचोगे नहीं भाई ये नहीं होगा, ये हो सकता है। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड ट्रिक्स जो कि मुझे पता लगी। एंड यू गाइस शुड टॉक मोर अबाउट दीज थिंग्स विथ योर फेलो मेट्स, योर बैचमेट्स, योर सीनियर्स। और ये वाली बात ऑब्वियसली डिस्कशन के थ्रू ही पता लगती है। एंड ऑब्वियसली फिर आपके पास जो एप्लीकेशन होती है वो आपके हाथों में होती है कि आप उसको अप्लाई करते हो या नहीं करते, किस तरीके से अप्लाई करते हो। ये वाली चीज हो गई। फिर इधर एक चीज मेंशन है स्लाइड के ऊपर, और वो है कि डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन एनी वन क्वेश्चन। तो कभी कभार क्या होता है कि क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल, उसमें 2-3 कॉन्सेप्ट एक दूसरे से लिंक हो रहे होते हैं। अब हम लोग वहीं बैठ गए सॉल्व करने, और मेरे साथ भी हो चुका है। मैं कोई किसी दूसरे की क्या बात करूं, मुझे अच्छे तरीके से आता है। जब मैं ए लेवल्स का एक पेपर दे रहा था केमिस्ट्री का,
और बायो केमिस्ट्री का एमसीक्यू पेपर था। अब एमसीक्यू पेपर में टाइम तो उतना ज्यादा होता नहीं है। अब मुझे उस वक्त केमिस्ट्री जो है नहीं बहुत पसंद थी, और अब मैं सॉल्व करने बैठ गया। मैंने बोला भाई जब तक क्वेश्चन होगा नहीं ना, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। यानी उस वक्त मेरे दिमाग में ये था, लेकिन ऑब्वियसली यानी उस वक्त दिमाग में ये वाली चीज नहीं थी कि आगे नहीं बढ़ूंगा, लेकिन उस वक्त ये था कि क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना है। अब मैंने टाइम नहीं देखा, सर नीचे करते हुए मैं सॉल्व करते ही गया। अब जब तक वो सॉल्व नहीं हो गया मैं हटा ही नहीं। अब जब मैं हटा तो मुझे पता लगा कि भाई पीछे जो है 25 क्वेश्चन बच गए हैं और मेरे पास आधा घंटा है। अब ये वाली सिचुएशन ए लेवल्स वाले बेहतर समझ पाएंगे। अब मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से इलेबोरेट कर देता हूँ कि आपके पास टाइम बहुत कम है और क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी में टिक किए। अब अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई थी, बट वही वाली बात कि समटाइम्स आपको आपका लक हमेशा आपका साथ नहीं देता। उस वक्त दे दिया, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, लेकिन इट्स नॉट द केस एवरी टाइम कि आपका लक आपको साथ दे दे एंड जो आपका केस है वो आप ही के तरफ बैठे। तो ये वाली चीज भी नहीं करनी। फिर अगर एक क्वेश्चन आपको अनश्योर है, आपको लगता है कि भाई इसमें ये ए भी हो सकता है, इसमें सी भी हो सकता है, तो आप दोनों को काइंड ऑफ वो कर लो, हाईलाइट कर लो, यानी डॉट वॉट लगा दो, ताकि आप जब वापस आओ तो आपको पता हो कि ये वाला क्वेश्चन ना छोड़ दे। एक मरतबा मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं एक टेस्ट में गया और मैं सारी अपनी आपको पर्सनल पर्सनल इंसाइट्स दे रहा हूँ, जो पर्सनल मैंने अपनी लर्निंग्स की हैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। मैंने एक टेस्ट देने गया, इनिशियली मैं जब टेस्ट देने बैठा तो इतनी स्ट्रेस था, इतनी एंजाइटी थी, अब पता नहीं क्यों थी। मे बी नींद पूरी नहीं हुई थी, मे बी जगह डिफरेंट थी, कि मुझसे क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहे। मैंने बोला यार क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे। फिर मैं आगे बढ़ा तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व होने लग गए, और फिर जब मैं वापस आया बैक टू दोस क्वेश्चंस आफ्टर सॉल्विंग अदर क्वेश्चंस, तो फिर वो क्वेश्चन मुझे सॉल्व होने लगे, बिकॉज आई वाज मोर ईज्ड ऑफ एंड आई वाज मोर रिलैक्स्ड। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपको एक क्वेश्चन में अनश्योरिटी या एक क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप उसको कर कर ही आगे बढ़ना है। समटाइम्स यू हैव टू लीव थिंग्स एंड मूव अहेड, ताकि आप दूसरी बेहतर चीजों को कर सको। फिर अच्छा, अब एक कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि हाउ टू मैनेज स्ट्रेस ड्यूरिंग द बिफोर एग्जाम। मुझे बहुत स्ट्रेस होता है क्लास टेस्ट में, मेरे स्कोर बहुत अच्छा आता है, बट इन एमडीकैट सिंपल वो बिल्कुल ऐसा ही है। आई कैन रिलेट टू यू, और बहुत सारे लोग इस बात से रिलेट कर रहे होंगे कि अगेन इट्स इट्स अ बिग एग्जाम। ऑनेस्टली आपका जो फ्यूचर है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, तो एंजाइटी और स्ट्रेस होता है। बट आपने क्या करना है कि इतने ज्यादा टेस्ट इससे पहले दे देने हैं, अपने आप को इतना असेस कर लेना है कि आपको वहां पर जाकर वो फीलिंग ही ना आए कि भाई मैं एक बहुत बड़े टेस्ट में आके बैठा हूँ। हाँ थोड़ी बहुत आएगी, उसको आप खत्म नहीं कर सकते, दैट्स ह्यूमनली नेचर। लेकिन आप ऐसा भी ना हो कि भाई आप बिल्कुल ही वहां पे कुछ कर ना पाओ, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल फील फेस दिस इशू अलॉट। तो उसके लिए वही वाली टेक्निक यूज करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने अल्लाह ताला पे भरोसा रखना है एंड खुद पे भरोसा रखना है, एंड आपकी प्रैक्टिस पहले से इतनी होनी चाहिए प्रेशर हैंडलिंग की कि आपको वहां जाके मसला ना हो। मैंने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की है, ओके। लॉजिकल रीजनिंग की जितनी प्रैक्टिस कर लें उतना कम है। अच्छा, लॉजिकल रीजनिंग की मुझे एक बात समझ नहीं आती कि आप प्रैक्टिस करेंगे कैसे। अच्छा फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया कि भाई अली जीशान से बड़ा है, जीशान अली से बड़ा है, और जीशान जो हैदर है वो जीशान से भी बड़ा है। अब आप ये सवाल तो उधर ही जाके सॉल्व कर सकते हो ना, आप इसकी पहले से प्रैक्टिस कर लो, सही है। लेकिन वहां पे कौन सा क्वेश्चन आता है यू डोंट नो, बिकॉज लॉजिकल रीजनिंग इतना ब्रॉड एक टर्म है कि उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। तो यू रियली कांट, क्या कहते हैं, डू अ लॉट अबाउट इट, कि आप पहले से प्रैक्टिस कर लो एग्जैक्टली उसी चीज की जो पेपर के अंदर आने वाली है। फिर रिवीजन इनफ है क्या, क्योंकि आई कुडंट प्रैक्टिस बिकॉज मेरी रिवीजन अभी कंप्लीट नहीं है। ओके सो आपने पहले भी क्या कहते हैं एमडी कैट दिया होगा, उसके बाद आपने पास पेपर सॉल्व किए होंगे, तो हो सकता है आपकी पहले से प्रैक्टिस हो। तो अगर आपका फॉर एग्जाम्पल टाइम नहीं बचता तो मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि आप अगर रिवीजन प्रॉपरली कर लो और आपके पास टाइम नहीं है तो आप जो है रिवीजन पे फोकस कर लो, इट्स गोइंग टू हेल्प यू मोर। फिर हम आगे बढ़ लेते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर, और थोड़े क्वेश्चन है तो आप
वो मेंशन कर दीजिएगा इधर, बिकॉज अगेन टाइम कम है और मुकाबला सख्त। एंड अब आई डोंट नो कि हाउ मेनी ऑफ यू आर फेमिलियर विद जो आपका, आई थिंक रिसेंटली ही प्रीमेड वालों ने अपना एक बंडल लॉन्च किया है। आई थिंक इट्स नेम्ड एज रिकंडक्ट बंडल, और उसके अंदर बहुत सारी चीजें इन लोगों ने लाइक डिस्काउंटेड प्राइस पे दे दी हैं, विच आई लाइक अबाउट प्रीमेड के वो हमेशा डील्स लेकर आते हैं स्टूडेंट्स के लिए टू हेल्प देम आउट। हाँ, उनका अपना प्रॉफिट होता है, एंड लाइक हर चीज जो है वो, हर कंपनी, हर ब्रांड जो है वो ऑब्वियसली अपना प्रॉफिट रखेगी, लेकिन वही के आई हैव सीन वेरी फ्यू ब्रांड्स एंड कंपनीज डूइंग दिस, कि वो स्टूडेंट्स के क्या कहते हैं फायदे को सामने रखते हुए अपनी जो है ना प्रॉफिट को मार्जिनली कम कर ले। तो अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू प्रीमेड, एंड ऑनेस्टली ये सारी आपके पास बहुत सारी जो नॉलेज है, अवेयरनेस अवेलेबल है, ये आई थिंक प्रीमेड वालों से ही स्टार्ट हुई है कि ये सारी अवेयरनेस हमारे पास आई है। देयर आर मैनी अदर अकेडमीज ऑल्सो, लेकिन मैं अपनी बात कर लूं तो मुझे अवेयरनेस मिली प्रीमेड से, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट के प्रीमेड हैज डन अ लॉट अ लॉट टू दिस स्टूडेंट कम्युनिटी, एमडी कैट के स्पेशली, क्योंकि पहले स्टूडेंट यूज टू क्या कहते हैं फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी, बिकॉज उन्हें रास्ता नहीं पता होता। उन्हें ये तो पता था कि भाई गाड़ी के अंदर हमें पेट्रोल डालना है, हमें गाड़ी के अंदर जो है ऑयल डालना है, लेकिन हमें ये नहीं, उन्हें ये नहीं पता होता कि रास्ता लेना कौन सा है। तो वो रास्ता जो है आपको प्रीमेड ने दिया है, एंड दे हैव रिसेंटली लॉन्च देयर रिकंडक्ट बंडल, जो कि एक बहुत डिस्काउंटेड प्राइस में, एंड दोज ऑफ यू हु थिंक के दे आर गोइंग टू क्या कहते हैं सॉल्व आपके पास एमसीक्यूज इन द लास्ट फ्यू डेज, और अभी से वो स्टार्ट करेंगे, तो दे कैन श्योरली लुक अप टू दैट रिकंडक्ट बंडल। उसके अंदर और बहुत सारी चीजें, नोट्स अवेलेबल हैं, और मैंने नोट्स की बात की थी कि प्रीमेड के नोट्स आर वन ऑफ द बेस्ट, बिकॉज उसके अंदर काफी सारी चीजें बहुत कंसाइजली एंड प्रिसाइजली मेंशन्ड हैं। सो आपको ऐसी चीजों की तरफ जाना चाहिए जो आपके काम को एक आसान करे, आपकी जिंदगी आसान करे। ओके, तो अब मुझे नहीं पता नौसेबा शाज ने ये किससे सवाल पूछा था कि आपका स्कोर क्या है, बट फरहान ने बताया उनका स्कोर 181 था माशाल्लाह से, जो एक बहुत अच्छा स्कोर है। एंड आई थिंक कि आप भी एफएससी के होंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैव दिस काइंड ऑफ स्कोर 180, 182 एंड 185, मोस्टली ऑफ मोस्टली वो लोग जो है एफएससी बैकग्राउंड से ही हैं। ए लेवल्स वाले जो स्टूडेंट्स है, दे स्ट्रगल्ड विद द पेपर जो डीयूएचएस का एमडी का 2024 आया था, बिकॉज अगेन अ लॉट ऑफ थिंग्स वर फ्रॉम आउट ऑफ सिलेबस, एंड वो बुक लाइंस थी, एंड उसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने स्ट्रगल किया था। ओके सो गाइज, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है और कुछ क्वेरीज हैं तो मुझसे पूछते हैं। आई थिंक वी आर जस्ट अबाउट टू एंड दिस क्या कहते हैं आपके पास पीडीएफ, एंड उसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे, एंड देन विल ट्राई रैपिंग दिस अप, because पढ़ना भी तो है। The MDCAT 2024 reconduct is a crucial opportunity for students who wish to pursue a career in medicine or dentistry। अच्छा, बहुत सारे लोग ये वाली बात को emphasize करते हैं कि, अच्छा मैं आता हूँ आपके क्वेश्चन के बाद मानूर, बहुत सारे इस बात को एम्फसाइज करते हैं कि भाई रिकंडक्ट हो गया तो अब दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, हो सकता है स्कोर गिर जाए, लेकिन एट द अदर हैंड अगर पेपर अच्छा आए और पेपर क्वालिटी का आए तो आपके पास चांस है। और दोज हु weren't able to score good because of क्या कहते हैं वैलिड रीजन, जैसे वो बीमार थे या फिर जस्ट आफ्टर एफएससी उनका ये आ गया, या उन्हें कम टाइम मिला था, ऑब्वियसली हर किसी की कैपेसिटी अलग अलग होती है, तो उसके हिसाब से अगर वो नहीं आया तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम। एंड मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे लेवल्स वाले, आई यूज्ड टू फील बैड कि दे डिडंट गॉट द स्कोर जो उन्हें वो डिजर्व करते थे, बिकॉज ऑफ देम हैविंग वेरी गुड कॉन्सेप्ट, लेकिन नाउ दे हैव अ चांस, दे कैन इंप्रूव देयर स्कोर, व्हिच इज अ लाइक अ गुड थिंग फॉर मी एंड गॉट अ गुड थिंग फॉर देम, कि उन्हें एक दोबारा से मौका मिल गया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर मर्तबा वो मौका मिलना चाहिए बट अगर मिल गया है तो you should capitalize it and make the best out of it. Okay, so there is a question कि how to please tell me how to get 180 plus. I always get 165 plus. अच्छा, 165 और 180 के दरमियान जो प्रॉब्लम होती है ना, वो बेसिकली आपके पास आ रही होती है
क्या कहते हैं, बुक रीडिंग के ऊपर। बुक रीडिंग के अंदर अगर आप ज्यादा एम्फेसाइज कर लेना, अब आई डोंट नो कि आपके जो 165 आ रहे हैं वो कौन से पेपर्स के ऊपर या कौन से एफएलपीस के ऊपर आ रहे हैं। अगर आप पुराने पेपर्स को उठा के देखें तो देयर आर मेनी क्वेश्चन जो आप सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो यू आर गेटिंग 165। मुझे आप ये बताएं कि आपका रिसेंट वाले एमडी कैट के अंदर कितने मार्क्स आए थे। सही है, एक बात ये हो गई। तो वो बात आती है बुक रीडिंग की। जब आप बुक रीडिंग को बेहतर कर लेंगे और आपको लगेगा हाँ भाई बुक रीडिंग बेहतर की हुई है, सिर्फ जो ओल्ड सवाल आ रहे हैं उसकी वजह से जो मेरे स्कोर है वो 165 तक रह रहा है, तो इंशाल्लाह यू शुड कीप कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ, यू विल एस इट इन दी जो आपका रिकंडक्ट होगा, बिकॉज वहां पर वो ओल्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, वो ओल्ड कॉन्सेप्ट्स नहीं आएंगे इंशाल्लाह। जो मेरी ख्वाहिश है, मेरी दुआ है, आप सबको भी दुआ करनी चाहिए। एंड दुआओं का बहुत ज्यादा जो है ना इम्पैक्ट होता है। अगर आपकी मेहनत का इम्पैक्ट है तो अगर ऑन दी अदर हैंड दुआओं का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। अगर हम सब बैठ के ये दुआ करें एग्जाम में जाने से पहले कि भाई जो क्वेश्चन है वो सिलेबस में आए, एंड जो आपका क्या कहते हैं चीजें हैं वो आउट ऑफ सिलेबस ना आए, और पेपर हमारे लिए आसान हो, भले वो मुश्किल हो जाए लेकिन हमारे लिए आसान है, तो ऑब्वियसली हम में से कोई ना कोई तो उतना मेरे ख्याल में क्या कहते हैं थोड़ा ऐसा बंदा होगा जिसकी दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। बिकॉज हम लोग बहुत शर्मिंदगी से मैं ये बात कहूंगा कि अगेन हमारे वो अमाल नहीं है, लेकिन हम में से कोई तो ऐसा होगा जो से वो अमाल हो, तो अगर हम सब भी दुआएं करते हैं तो अल्लाह ताला जो है वो दुआएं सुनने वाले हैं, एंड बहुत सारी आसानी हो जाएगी। तो बस एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ टू मैनेज स्ट्रेस बिकॉज यू डू इट हेडेक नोजिया एंड नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ऐसे स्टडी नहीं हो पाती। बिल्कुल ऐसा ही है, एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल विद दिस इशू, और पेपर के दौरान भी ऐसा होता है। और मजे की बात ये है कि इस मर्तबा जो आपके पास एमडी कैट है वो हो रहा है गर्मियों में, ओ सर्दियों में, यानी आपको गर्मियों का मसला नहीं होगा। अच्छा, इसके ऊपर एक बड़ी मजे की मीम बनी थी कि आपके पास जो जूस था वो गर्म था, तो अब लोग उसकी मीम ये थी कि इस मर्तबा तो हमें गर्म जूस नहीं मिलेगा ना, तो इस तरीके की चीजें भी हैं। और अच्छा, तो हमारे पास ये वाली चीज थी कि इसको किस तरीके से हैंडल किया जाए। तो अगेन आई सेड के प्रैक्टिस एंड इन तरह के एग्जामिनेशन में बहुत सारी कंडक्टिंग बॉडी इस तरीके से एग्जामिनेशन हेल्ड जो है वो करती रहती है, करती रहती हैं, और वो लगता है कि ऑफिशियली जो है वो उसी तरीके के जो आपका एमडी कैट होता है उसी तरीके का पेपर है, वही माहौल होता है, तो उसमें बैठ के यू कैन काइंड ऑफ एडजस्ट योर सेल्फ और आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। मानून का जवाब आई एम इम्प्रूव, आई गॉट 182 रिसेंटली, माशाल्लाह से 182 इज अ वेरी वेरी गुड स्कोर। अगेन दिख रहा है कि मेहनत की हुई है, एंड 182 जब आपका इस तरीके के पेपर में आ गया तो आई एम प्रीटी मच होपफुल कि इंशाल्लाह अगर इस मतलब पेपर आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया, इन सिलेबस क्वेश्चंस आए, तो यू वोंट बी saying this again कि मेरे 182 आए, will be saying इंशाल्लाह इंशाल्लाह कि I got 192। एंड इस मरतबा जिन जिन लोगों के पिछली मरतबा 181 आए थे ना, they should थोड़ा अपना उनको स्टैंडर्ड हाई करना चाहिए, और और उनको 190 वाले लीग में आना चाहिए थोड़ा। ऑब्वियसली अच्छी बात नहीं होती ब्रैग ऑफ करना, लेकिन एक खुद को फ्लेक्स करना चाहिए, दूसरों को फ्लेक्स करने की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ खुद को फ्लेक्स करना कि हाँ भाई मेरे 190 पहले 182 आए थे, अब मैंने स्टेप डाउन नहीं किया, मैंने इंप्रूव किया। भले एक मार्क ऊपर आए, मैं तो ये है आपके 5-10 मार्क्स ऊपर आ जाए या आपके फुल आ जाए, लेकिन एक मार्क भी अगर ऊपर आ गया तो आप बोलेंगे कि मैं इम्प्रूव किया है, मैं नीचे नहीं आया। एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर डीमोटिवेटेड एंड काइंड ऑफ क्या कहते हैं डिसहार्टेंड के रिकंडक्ट हो रहा है, मैंने नहीं मुझे दोबारा पढ़ना पड़ रहा है। तो गाइज स्टे मोटिवेटेड, जिंदगी में ये मसले आते रहते हैं और ये मसाइल होते रहते हैं, एंड वी शुड लर्न टू कॉम्बैट विद देम। एंड मेडिकल फील्ड इटसेल्फ बहुत ज़्यादा सिंपल या सिंप्लीफाइड लगती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देयर आर मैनी चैलेंजेस इन दिस फील्ड इन द फ्यूचर, एंड ऑब्वियसली हम लोगों को जो है वो इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि ये जो मुश्किलात है ज़िंदगी की, ये आती जाती रहती हैं, एंड यू नीड टू कॉम्बैट विद देम। मैं अगर रिविजन करूं एंड पेपर करूं, अच्छा मैं थोड़ा सा स्लाइड के ऊपर थोड़ा फोकस कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आई थिंक वी आर लेफ्ट विद फ्यू मोर मिनट्स एंड विल एंड दैट। अच्छा, तो स्टे फोकस्ड, स्टे पॉजिटिव एंड मेक द मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग टाइम बिफोर द एग्जाम। तो मैंने बहुत सारी आज टिप्स शेयर की हैं
जितनी चीजें मेरे दिमाग में रहीं, जितनी चीजें मेरे दिमाग से गुजरी, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की। अगर आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह उन चीजों को अप्लाई करते हैं इन द राइट डायरेक्शन विद द राइट माइंडसेट, तो आई एम वेरी होपफुल इंशाल्लाह कि यू वोंट कि नेक्स्ट टाइम जब आप लोग से मेरी बात हो रही होगी या आप लोगों से वेबिनार हो रहा होगा, तो आप लोग आकर बताएंगे कि पिछली मरतबा मेरे 182 थे, तो इस मरतबा मेरे 192 आ गए या मेरे 195 आ गए। एंड आप लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा आए। एंड ऑनेस्टली आप लोगों के दरमियान या अगर आपका कोई दोस्त है ना, उसके दरमियान कंपटीशन होना चाहिए कि भाई इस मरतबा कि मेरे 181 आए तो तुम्हारे 182 आ गए। आप उससे पूछो भाई तुम्हारा एक मार्क कैसे ज्यादा आया या मेरा एक मार्क कैसे ज्यादा आया। एक कंपटीशन हो, एक हेल्दी कंपटीशन हो, ऐसा ना हो जेलिसी वाली वाली बात नहीं, एक हेल्दी कंपटीशन हो तो पढ़ने में मजा आता है, चीजें भी अच्छी से होती हैं एंड काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स जो कि हमें करनी चाहिए। एंड आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। मैंने आज रेमबो की बहुत कम बात की है, लेकिन जनरली ओवरऑल आई हैव कवर्ड द थिंग्स फॉर ऑल बोर्ड्स, जैसे DUHS, ये ऑल बोर्ड्स बोल रहा हूँ, ऑल आपके पास कंडक्टिंग बॉडीज। नो माई मीन इन प्रिपरेशन हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस को मैनेज करने का ये तरीका है कि आप जो है वो उस बारे में एक तो अपने आप को उस तरीके से मैनेज करें कि आप स्ट्रेस ना लें। आप या तो कोई ऐसी चीज खा लें, जैसे कुछ बहुत सारे लोग च्युइंगम पसंद करते हैं, उससे बोलते हैं कि भाई स्ट्रेस रिलीज होता है, या कुछ कुछ लोग टॉफी पसंद करते हैं, कुछ लोग मेंथोल पसंद करते हैं। तो उस तरीके की कोई चीज आप फिगर आउट करें एंड दैट फिगरिंग आउट इज कैन बी डन बाय योरसेल्फ ही। और वंस यू आर एबल टू फिगर दैट आउट, फिर आप जो है वो उस स्ट्रेस और उस एंजाइटी वाले प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी अगर कोई और क्वेश्चन है। ओके, सो IBA पेपर हार्ड बनाएगा मे बी। अगर हम वाइस जो आपका चेयरमैन साहब हैं, वाइस चेयरमैन साहब IBA के, सकर IBA के, उनके स्टेटमेंट के मुताबिक द पेपर विल बी अकॉर्डिंग टू द सिलेबस एंड क्योंकि ये एक आपका सेकंड चांस है, तो आई डोंट थिंक सो यू शुड फाइंड इट डिफिकल्ट टू सॉल्व द पेपर। आपको बहुत सारी चीजें इजी ही लग रही होंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एंड जो है मसला नहीं होगा बहुत ज्यादा। एंड मसला होता भी ज्यादातर जब ही है जब क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस आते हैं एंड बहुत ज्यादा या तो क्वेश्चंस के अंदर आंसर्स के अंदर एरर हो जाते हैं। एंड आई होप सो इस मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा, बिकॉज अ लॉट ऑफ वॉइस वाज रेज्ड अबाउट दिस ऑल एंड काफी ज्यादा बात हुई है इसके ऊपर। और अब ये वाली बात आई डोंट थिंक सो होगी या होनी चाहिए, बट बहुत सारे लोगों का ओपिनियन यही है कि हम लोग अनफॉर्चुनेटली इसको जो है वो सिर्फ डिस्कस ही कर सकते हैं और इसकी एप्लीकेशन नहीं होगी। तो देयर आर लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स, बट लेट्स होप एंड लेट्स प्रे के जो है वो चीज़ें हमारे हक में हों एंड अल्लाह ताला जो है हमारी बहुत मदद फरमाए। एंड दुआओं में याद रखें हमें भी, अपने दोस्तों को भी, और जिन लोगों ने मेहनत की है उनको भी। अगर कोई क्वेश्चन हैं तो डू लेट मी नो। आई एम डन विद दिस स्लाइड एंड PDF एंड अपनी तरफ से, अपनी जानिब से जो सारे मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क श्योरली, वरना फिर विल एंड। Okay, guys. So I think so there are no further questions. So let's just end it. I hope so कि आज जो भी मैंने बात की वो आप तक पहुंच गई होगी एंड आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर डेट एक्सटेंड होगी क्या? अच्छा, दिस क्वेश्चन इज आई थिंक एक ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं, आई थिंक नहीं होगी डेट एक्सटेंड, बिकॉज देयर इज नो फैक्टर या देयर इज नो
न्यूज लाइक दिस कि वो सपोर्ट कर सके भाई के डेट एक्सटेंड होगी, एंड आई डोंट थिंक सो टू के आपके पास जो है वो डेट एक्सटेंड होगी। ओके सो गाइस, लेट्स एंड इट। अब मेरा नंबर बहुत सारे लोगों के पास अवेलेबल होगा, ऑफिशियल्स के पास है। इफ यू वांट टू कांटेक्ट मी, आप उनसे नंबर ले सकते हैं। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक you so much for joining in and listening to me. Until next time, Allah Hafiz.